हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर 12 साउंड का जितना भी आपका पेज पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे आज आपसे। इसके पहले आपकी पूरा थ्योरी यानी कि जो कंटेंट पोर्शंस था उसको मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे कि जो पेज पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आपको नोट डाउन करना है ये, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 162 है। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर ईयर, ठीक है। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो आप सबको पता है कि सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने वॉइस की बात करें तो हमारी जो वॉइस होती है वो वोकल कार्ड से निकलती है, और आप अपने एडम एप्पल पर यानी कि अपने गले में जो ये थ्रोट साइड में एडम एप्पल है, जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, इस पर आप अगर हाथ रखते हैं, उंगली रखते हैं तो आपको वाइब्रेशन की आवाज़ होती है। तो मीन्स हमारा जो साउंड निकल रहा है ये भी वाइब्रेशन के कारण ही निकल रहा है। तो यही पूछा गया हाउ, ठीक है। तो आपने जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको पता था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपको पता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है और लिखना है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स द एयर इन इट्स नेबरहुड इट अल्टरनेटली कंप्रेस्ड एंड रेयरफाइल्ड, ठीक है। जब भी कोई बॉडी, सिंपल सा एग्जांपल पहले समझा देती हूँ। मान लो ये कोई तबला है, आपने इस पर हैमरिंग करी, ठीक है, आपने इस पर हैमरिंग करी, तो जब इस पर आपने हैमरिंग करी तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जितना आसपास के एयर हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन शुरू करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो वाइब्रेशन शुरू करते हैं, और वाइब्रेशन से ये अपनी प्लेस से क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, और डिस्प्लेस हो जाते हैं तो एक मीडियम मिल जाता है जिससे यहाँ से साउंड इस वाइब्रेशन से, इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमारे कानों तक सुनाई देता है, ठीक है। तो वही पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखना है। When a body vibrate, the air in its neighborhood is alternately compressed and rarefied. The compressed air has higher pressure than surrounding air. तो जो एयर कंप्रेस हो रही है उसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ही हायर होता है उसके आसपास के एयर के कंपैरिजन में। It therefore pushes the air particles near it, causing compressions to move forward. और ये क्या करती है, क्योंकि हायर प्रेशर होता है तो ये एयर पार्टिकल्स को पुश करती है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। रेयरफैक्शन और लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट द ओरिजिनल प्लेस, और जो ओरिजिनल प्लेस होती है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर रेयरफैक्शन होता है, यानी कि लो प्रेशर्स होता है। दीज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कॉजेज पार्टिकल्स इन द एयर टू वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, ठीक है। तो ये उनके मेन पोजीशन पे एयर को वाइब्रेशन में लाते हैं जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। द एनर्जी इज कैरीड फॉरवर्ड इन दीज वाइब्रेशन, दिस इज हाउ साउंड ट्रबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड हमारी ट्रबल करती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये एक मीडियम है, यहाँ से साउंड इस तरीके से, ये जो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, ये वाइब्रेशन से इस तरीके से साइड साइड में आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्रेशन होता है, कहीं पर रेयरफैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन होता है, और साउंड इसी तरीके से ट्रबल करती है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 163 पर देखोगे, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एवर स्कूल बेल। जो हमारी स्कूल बेल होती है उसमें साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। व्हेन द गोंग स्ट्राइक द बेल, जैसे ये हो गया बेल और ये हो गया गोंग, ठीक है। जब हम इससे इस पर हैमरिंग करते हैं, ठीक है, व्हेन गोंग स्ट्राइक, जैसे ही हमने इस पर स्ट्राइक किया, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द बेल विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर टू आवर ईयर्स, ठीक है। तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, इस बेल में, जो कि ट्रांसमिट करता है एयर के माध्यम से साउंड को हमारे ईयर तक। दीज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर, ठीक है। इस तरीके से हमारे कानों में ये जो वाइब्रेशंस हैं सेंसेशन को प्रोड्यूस करते हैं, उसी सेंसेस के थ्रू हम सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, हमें पता है कि साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, तो मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, सो वी कैन से it is a mechanical wave because mechanical wave need a medium. So sound wave are called mechanical wave because they need a material medium to travel, ठीक है। इनको ट्रैवल करने के लिए एक मैकेनिकल मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं। दैट्स वाई साउंड इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप और आपके फ्रेंड कहाँ पर हैं? चंद्रमा पर हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। क्या आपके फ्रेंड कुछ बोल रहे हैं तो वो आपको सुनाई देगा या नहीं? आपको ये आंसर्स देना है। ऑन द मून साउंड कैन नॉट ट्रेवल एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है मैंने अभी क्या बोला, साउंड की ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, एयर फ्री एरिया होता है, वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। सो हम कह सकते हैं मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पर एयर नहीं होती है कोई। जब एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है वहाँ पर, तो कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, सो वी विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड। इसलिए हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी मून पर। नाउ पेज नंबर 166 पर देखेंगे। विच वेव्स प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस आपको पता है कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पिच जो होता है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही आपको पॉइंट दिया है। Which waves property determines, तो यहाँ पर आपको बताना है loudness is determined by the amplitude of the sound। loudness क्या होती है? आप कितने तेज बोल सकते हैं चिल्लाकर, है ना? तो जितना भी आप तेज बोलेंगे तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं loudness जो होता है डिपेंड करता है किस पर? एम्पलीट्यूड पर। loudness is determined by the amplitude of the sound, greater the amplitude more will be the loudness। pitch is determined by frequency, higher is the frequency, greater will be the पिच। ठीक है, और ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने ये पास पास हैं, फिर ये कितने दूर दूर हैं, फिर कितने पास पास हैं, फिर कितने दूर दूर हैं। ठीक है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितना ही हाई फ्रीक्वेंसी होगा पिच उतना ज़्यादा होगा, आवाज़ उतनी ही श्रील होगी, और पिच जितना ही हैवी होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी लो होगी पिच उतना ही हैवी होगा, यानी कि साउंड उतनी ही हैवी होगी। ओके, गेस व्हिच साउंड हैज ए हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो पिच की बात किया है यहाँ पर, तो पिच जब भी बोलेंगे ना तो हम कहेंगे गिटार। ठीक है, गिटार की पिच हाई होती है, जबकि हॉर्न क्या होता है? बहुत लाउड में होता है। तो लाउडनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हायर लाउडनेस किसका होगा, तो हमारा आंसर जाता है कार हॉर्न पर। ठीक है, जैसे शेर है, लॉयन है, तो लायन का रोरिंग क्या होता है? वो हम कहेंगे हायर एम्पलीट्यूड है। लेकिन वहीं पर अगर हम बोलते हैं पक्षियों का चहकना, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, तो वो क्या होता है? हायर पिच में होता है। बच्चे की आवाज़ हायर पिच होती है, पेरेंट्स की आवाज़ हायर एम्पलीट्यूड होती है। मान लो यहाँ पर फादर हैं, मदर हैं और बेबी है, चिल्ड्रन है, तो किसकी पिच हायर होगी? तो पिच हायर होगी बच्चे की, फिर मम्मी की, फिर पापा की। लेकिन किसकी एम्पलीट्यूड हायर होगी? तो हायर एम्पलीट्यूड में पहले पापा की, फिर मम्मी की, फिर बच्चे की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब आवाज़ कितनी तेज़ है, और पिच का मतलब होता है कि आवाज़ कितनी श्रील और सुरीली है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 166 का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पे, What are wavelength, frequency, time period and amplitude of sound wave? Basically these are characteristic of the sound, जिसको मैंने डिस्कस कर रखा है आपको। ठीक है, तो wavelength क्या होती है? जैसे ये साउंड है हमारा, ये यहाँ पर ट्रेवल करने में, तो एक इसको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को, एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। तो यही हो गया आपका, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression or rare fraction of a wave is called wavelength. It is denoted by lambda and SI unit of wavelength is meter. Okay, तो कैसे कैसे आप पहचानेंगे? ये है कंप्रेशन, ये है रेयर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है रेयर फ्रैक्शन। आप इनके बीच की डिस्टेंस को कह सकते हैं वेवलेंथ, एक वेव के कंप्रेशंस को, या फिर आप दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच की दूरी को कह सकते हैं वेवलेंथ, या आप दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को कह सकते हैं वेवलेंथ। और इन्हें कैसे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से, और इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी, 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयर फ्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स 1 वाइब्रेशंस। तो 1 वाइब्रेशंस में कितने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहे हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको कह सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एंड इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। क्लियर? एम्पलीट्यूड, व्हेन वेव आर प्रोड्यूस्ड
द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट दियर मेन पोजिशंस, है ना। जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब वेव प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का उसके मेन पोजीशन से। सो वो जो वाइब्रेशन होने के बाद वो अपने मेन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट मेन पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज़ मेजर इन मीटर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो जैसे ये वेव हो गया, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये मेन पोजीशंस हो गया, यहाँ से ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस गया, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। मान लो हमने एक दूसरी वेव ली ये, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड आपको समझ आ गया होगा। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस, एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू 1/f, और इसकी SI यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट स्पीड। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है ये होता है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वेवलेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू V, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये होता है आपका लिम्डा इज इक्वल टू C/F। कई बार आपको पढ़ना पड़ेगी, ये आपको 12th तक याद रखना है। लिम्डा इज इक्वल टू C/F। यहाँ C क्या हो गया, स्पीड हो गया, F क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, लिम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। तो आपको डिनोशन से नहीं मतलब है कि ये कैसे डिनोट किए गए, आपको मतलब है कि है क्या, तो C क्या है, स्पीड। सो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यही आपको याद रखना है इनका रिलेशंस की, वेवलेंथ क्या होता है, C/F होता है, और यहाँ पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी को V से डिनोट किया है, जबकि हम फ्रीक्वेंसी से F से डिनोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी, ये F की वैल्यू दी हुई है एंड स्पीड दिया हुआ है, ये कैपिटल V की वैल्यू दी हुई है। इज गिवन मीडियम, क्या कैलकुलेट करना है, लिम्डा। तो लिम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, V/F, यही होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, V की वैल्यू रखनी है 440 है मीटर पर सेकेंड, ये है V की वैल्यू, और F की वैल्यू है 220 हर्ट्स। 0 से 0 कट गया, 22 2 जा 44, तो लिम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर आपका आंसर। ठीक है, तो वेवलेंथ आ जाएगा 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, ये हर्ट्ज में दिया हुआ, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्टेंस ही ले लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। तो आपने पता है इन्होंने क्या पूछा, टाइम इंटरवल पूछा है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो T इज इक्वल टू 1/F होता है, और F की वैल्यू दी हुई है 500 हर्ट्स। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.002 हर्ट्स। ठीक है, सॉरी सेकेंड, क्योंकि ये 1/500 हर्ट्स दिया हुआ है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 1/500 तो ये हो जाएगा 0.002 सेकेंड। पेज नंबर 166 पर ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, डिस्टिंगाइज बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि लाउडनेस क्या है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी बोथ डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड पर। बट लाउडनेस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। आर ईयर आर मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, जो लाउडनेस होती है ये क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे कान का, हमारे ईयर का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि जो हमारा ईयर होता है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है सिर्फ कुछ ही फ्रीक्वेंसीज को लेकर इन कंपेयर टू अदर फ्रीक्वेंसीज। जबकि वहीं पर अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में उस एरिया में कितनी साउंड के अमाउंट पास हो रही है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और जो इंटेंसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही डिपेंड करते हैं किस पर, दोनों ही डिपेंड करते हैं
एम्पलीट्यूड पर, बट जो लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, जबकि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि अमाउंट पर डिपेंड करता है। नाउ पेज नंबर 167 पर देखेंगे, इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, और होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम में तो ये ट्रेवल नहीं करती क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट की बात करेंगे तो सॉलिड में ट्रेवल करेगी, देन लिक्विड में, देन गैस में। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सॉलिड कौन सा है, आयरन, तो आयरन में ये फास्ट ट्रेवल करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर में, फिर ये एयर में। इस तरीके से आपको याद रखना है कि फास्टेस्ट किस में होगा, तो फास्टेस्ट होगा आयरन में, फास्टर होगा वाटर में, स्लोअर होगा एयर में। ना क्वेश्चन नंबर 1 है, 168 पेज नंबर है आपका, और यहाँ पर इको पर क्वेश्चन है। तो इको का फॉर्मूला आपको पता है, वहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला कराया था मैंने। बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एन इको रिटर्नड इन 3 सेकेंड, यानी कि टाइम की वैल्यू दे रखा है कि इको 3 सेकेंड में रिटर्न हो जाती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, ये है सोर्स, यहाँ पर साउंड गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इको रिटर्निंग में 3 सेकेंड का समय लगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 342 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी दे रखा है। तो फॉर्मूला आपने पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड की वैल्यू रखो 342, डिस्टेंस निकालना है, टाइम में 3 कर दीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 342 मल्टीप्लाइड बाई 3। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो ये आ गया 1026 मीटर, यानी कि 1026। तो डिस्टेंस आ गया 1026 मीटर, ठीक है। ये आ गया किसका, टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, यानी ये जो आया है डी का मान, ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू आई है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया है, तो इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 1026 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 513 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर लेना है। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 2D का वैल्यू दिया हुआ है, तो D की वैल्यू आ जाएगी इसका हाफ। नाउ पेज नंबर 169 देखते हैं, वाई आर द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल कर्व, क्यों कर्व रखा जाता है। तो आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि कर्व इसलिए रखते हैं ताकि रिफ्लेक्शन आसानी से हो सके, है ना, इस तरीके से। तो पढ़ लो इसको, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर कर्व सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस साउंड कैन रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हॉल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जैसे कि ये कर्व में होता है कंसर्ट हॉल से, तो ये साउंड वेव जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हर एक जगह, हर एक सरफेस पर पहुंच पाए हॉल के, हर एक कॉर्नर तक पहुंच पाए हॉल के, इसलिए इसको सीलिंग को कैसे रखा जाता है, कर्व शेप में रखा जाता है। पेज नंबर 170 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। तो मैंने बता रखा है ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड की रेंज क्या होती है, लेस दैन 20 हर्ट्ज होती है। वहीं पर अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो एक रेंज था हमारा 20 से 20 किलो हर्ट्ज का, ठीक है। ये है हमारा ऑडिबल रेंज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारा ऑडिबल रेंज है जिसे हम सुन पाते हैं। इससे कम हुआ तो वो इंफ्रासाउंड होता है, इससे ज़्यादा हो गया तो वो अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो इतना याद रखना है आपने। नाउ पेज नंबर 172 पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्सेज which returns from an underwater cliff in 1.02 second. If the speed of sound in salt water is 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार अवे इज़ द क्लिफ। ओके, यहाँ पर भी सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। क्लियर। सो
आपने टाइम दिया हुआ है, आपको स्पीड दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।